हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम फाइल करेंगे अपडेटेड आईटीआर को। और आईटीआर का जो फॉर्म रहेगा वो रहेगा आईटीआर 4। तो इस आईटीआर 4 के अंदर दोस्तों क्या होता है कि अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, पार्टनरशिप फर्म है, और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं और आपका जो बिज़नेस का टर्नओवर है पूरे साल में या ग्रॉस रिसिप्ट है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। मींस आपको किसी भी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सेक्शन के अंदर जो एक कुछ फिक्स परसेंटेज बताई है प्रॉफिट की, वो आप दिखा सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, वही आपकी इनकम जो है मान ली जाएगी। उसी तरीके से अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, आर्किटेक्ट हैं, और आपका पूरे साल के अंदर अगर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो भी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत आईटीआर 4 को जो है फाइल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप एक जो है अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हम आईटीआर 4 अपडेटेड आईटीआर 4 को जो है कैसे फाइल कर सकते हैं। तो अगर आपने भी 31 दिसंबर 2022 तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है और आपकी कुछ इनकम थी जो आपने मिस कर दी है, उसके ऊपर आपका कुछ टैक्स बनता है, तो अब आप जो है फाइल कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आईटीआर यू जो कि आईटीआर 4 है वो आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आया हूं दोस्तों। गूगल क्रोम के अंदर आपको क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल टाइप कर देना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो देखिए जो भी असेसमेंट ईयर की आप आईटीआर यू फाइल करना चाहते हैं दोस्तों, 2022-23 की कर सकते हैं, 21-22 की कर सकते हैं, 20-21 की कर सकते हैं। तो इन ईयर्स की जो है आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो मैं 22-23 की फाइल करना चाहता हूं, तो मैं 22-23 सिलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए थोड़ा सा जब मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो जो भी आईटीआर आप फाइल करना चाहते हैं, आईटीआर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो आप फाइल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आईटीआर 1 के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जो आईटीआर यू थी उसमें आईटीआर 1 मैं ऑलरेडी फाइल करके दिखा चुका हूं आपको। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आज हम जो फाइल करेंगे वो आईटीआर 4 फाइल करेंगे। तो चलिए मैं आईटीआर 4 को जो है क्लिक कर लेता हूं। तो जैसे ही मैं आईटीआर 4 पे क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा यूटिलिटी एक्सेल बेस। तो आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ मैंने एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया है, अपडेटेड आईटीआर 4 असेसमेंट ईयर 22-23। तो इसके अंदर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए अब इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए जो मेरी ये जिप फाइल है वो आ गई है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा और ये फाइल एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो मेरी एक्सेल की फाइल आ गई है दोस्तों। देखिए एक्सेल की फाइल पर एक बार आप जरूर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर जरूर चेक कर लीजिए। जो सिक्योरिटी है, अगर ये अनलॉक का ये बॉक्स आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर टिक करके इसको ओके कर दीजिए अगर आपके केस में ये है। अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए ये आपको बताएगा कि ये जो यूटिलिटी है आपकी एक्सेल की यूटिलिटी आपको कैसे फाइल करनी है। जो ग्रीन सेल्स हैं दिखाई देंगे आपको डेटा एंट्री के लिए हैं, जो रेड लेबल होंगे वो मैंडेटरी फिल हैं, और आप यहाँ पर किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली आपको ये कर देना है। तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ ये बोलेगा कि आप अपना इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीफिल डेटा। मीन्स जो भी आपका प्रीफिल डेटा होता है, आपका नाम होता है, आपका बैंक डिटेल्स होती हैं, आपके फादर का नाम होता है, तो वो सारी डिटेल है, आपके एड्रेस वगैरह है, आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, वो सारी ही डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, अब आप इस एक्सेल फाइल को यहाँ पर एक बार स्टॉप कर दीजिए। अब आप दोबारा अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद ये जो ई फाइल है आपको इसके अंदर आ जाना है। तो जैसे ई फाइल के अंदर आप आएंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। लास्ट में आपको नजर आ जाएगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर नजर आ जाएगा। मैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड भी दोस्तों देखिए मैं जो मैंने अपडेटेड आईटीआर 4 का जो फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप में, उसी के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूं। तो मेरा ये देखिए प्रीफिल डेटा यहाँ पर सेव हो चुका है। अब मैं दोबारा से अपनी एक्सेल फाइल के अंदर आता हूं जहां मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा था। तो यहाँ पर मैं जो इंपोर्ट प्रीफिल पे मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था, अब ये इंपोर्ट प्रीफिल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए कुछ इस तरीके से मैसेज देगा, आप इसको ओके कर दीजिए। और जो मेरा अपडेटेड आईटीआर फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था उसके ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं डेटा ले आता हूँ। तो देखिए जैसे ही मेरा डेटा मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा सारा डेटा आ चुका है। मेरा फर्स्ट नेम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, पैन नंबर आ चुका है, आपका एरिया, एड्रेस, टाउन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ ही जो है डेटा आपका ऑटोमेटिकली वहाँ से इसने पिक कर लिया है। तो देखिए अब आप इसी तरीके से टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ वेरिफिकेशन में आपका नाम आ गया है, आपके फादर का नाम आ गया है, उसी तरीके से आपका सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए मैं दोबारा से इनकम डिटेल में आ जाता हूँ। अब मैं देखिए इनकम डिटेल में जब आऊँगा तो कुछ इन्फॉर्मेशन अब हमें फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नजर आ जाएगा। तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो है आप कर सकते हैं, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल
एप्लीकेबल होता है, तो मेरे केस में ये अदर्स है, मैं अदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और वहीं देखिए अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये पूछेगा फाइल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर आप रिटर्न फाइल करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपडेटेड ITR जो है वो फाइल कर रहा हूँ। तो अपडेटेड ITR का जो सेक्शन है वो 139 सबसेक्शन 8 है। उसके बाद हमसे ये पूछेगा हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजीम, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो और यहाँ पर भी एक मैसेज पूछेगा तो उसको यस कर दीजिए। अब ये आपसे पूछेगा ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, क्या करंट असेसमेंट ईयर के लिए आप चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ भी मैं नो कर देता हूँ, मैं करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ, न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो देखिए दोस्तों ये पूछेगा वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए अब ये सारी इनकम आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रॉस टोटल इनकम में ये पूछ रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यहाँ पे अभी जीरो आ रहा है, आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा ये शेड्यूल है बीपी का बिजनेस प्रोफेशन का, यहाँ पे हम इनकम फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई सैलरी है तो वो फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो मेरा एक जो है बैंक का इंटरेस्ट है वो मैं फिल कर लेता हूं। तो नेचर ऑफ इनकम में मैं इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट चूज कर लेता हूं और यहाँ 8976 का जो इंटरेस्ट है वो मैं फिल कर देता हूं। फर्दर नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है 80C से लेकर 80U तक दोस्तों वो आप फिल कर सकते हैं, मेरे केस में कोई नहीं है। तो ये अब मेरी सारी डिटेल हो चुकी है। अब मैं इसको ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आके वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने वैलिडेट किया तो इसने एरर दिखाई है, इसने बोला है कि आपने कंट्री कोड नहीं डाला है मोबाइल नंबर के ऊपर। तो चलिए वो डाल लेते हैं। तो देखिए मोबाइल नंबर 2 है, यहाँ पर मोबाइल नंबर तो मेरा आ रहा है जो मैंने हाइड किया, मेरे मैंने कंट्री कोड नहीं डाला, तो मैं कंट्री कोड 91 जो है यहाँ फिल कर देता हूँ और अब इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए मेरी पहली जो शीट है दोस्तों वो वैलिडेट हो चुकी है। तो अब मेरी पहली शीट वैलिडेट हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ पार्ट ए जनरल 139 सबसेक्शन 8A के ऊपर। तो सबसे पहले ये पूछेगा दोस्तों यहाँ पर आपसे वेदर रिटर्न प्रीवियसली फाइल फॉर दिस, क्या आपने पहले रिटर्न फाइल की है। तो मैंने कोई फाइल नहीं किया तो मैं नो कर देता हूँ। फिर देखिए थोड़ा आप नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, तो जी बिल्कुल मैं फाइल करने के लिए एलिजिबल हूँ अपडेटेड रिटर्न को, तो मैं येस कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए दोस्तों आपसे ये पूछेगा रीजन फॉर अपडेटिंग योर रिटर्न, क्या रीज़न है आप अपनी रिटर्न किस लिए फाइल कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो मेरे केस में तो मैंने रिटर्न पहले फाइल नहीं की है तो मैं ये कर लेता हूँ। अगर आप पहले फाइल कर चुके हैं तो आप लिख सकते हैं इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, कि पहले आपने जो रिटर्न फाइल की थी उसमें इनकम आपने रिपोर्ट नहीं की थी करेक्टली, तो अब मैं उसको रिपोर्ट सही करना चाहता हूँ। तो इसमें से जो भी आपका ऑप्शन है वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में रिटर्न प्रीवियसली नोट फाइल आ जाएगा क्योंकि मैं पहली बार रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए ये आपसे पूछेगा दोस्तों आर यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो ये आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए फाइल कर रहे हैं तो 31 मार्च 2024 से पहले अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो आपको अप टू 12 मंथ ले लेना है। तो ये सारा लेने के बाद आप ऊपर आ जाइए, ऊपर आने के बाद आप वैलिडेट कर दीजिए। तो मेरी शीट ये भी देखिए ओके हो गई है, वैलिडेट हो गई है, क्योंकि किसी भी तरीके की एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो दोस्तों वो आपको बता देगा। जैसे मेरे केस में वहाँ मेरा मोबाइल नंबर के आगे जो कोड नहीं डाला था तो उसने एरर दिखा दिया था, वो मैंने वो फिल कर दी थी। तो अगर आपकी कोई एरर होगी तो वो दिखा देगा, नहीं तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो ये वाला शेड्यूल भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अगले शेड्यूल पे आ जाता हूँ बीपी पे। तो जैसे ही मैं बीपी पे आऊँगा तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था अब आपको यहाँ पे अपनी इनकम की डिटेल देनी है दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44AD। तो 44AD के अंदर जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बताया था, अगर आप कोई इंडिविजुअल है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म है और आप कोई बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस का पूरे साल के अंदर जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट है अगर वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो आप इस सेक्शन के अंदर अपनी ITR फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आप 6% या 8% जो भी अपना ग्रॉस रिसिप्ट है या टर्नओवर है उसका वो दिखा देंगे। तो ये देखिए सेक्शन 44AD के अंदर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन दे देती है, ठीक है आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत कीजिए क्योंकि आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन कर दीजिए। तो नेचर ऑफ बिजनेस में मैंने प्रीत स्पोर्ट्स मेंशन कर दिया है और बिजनेस कोड में मैंने अदर स्पोर्टिंग एक्टिविटी ले लिया है और डिस्क्रिप्शन में मैंने सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल डाल दिया है। तो ये जो पर्सन है दोस्तों ये बिजनेस करता है कि इसकी एक स्पोर्ट्स की दुकान है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वो सेल करता है, तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ डाल दी है। अब देखिए यहाँ यह पूछेगा आपसे ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट। तो यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपके पास जो बैंक में पैसा आया है वो कितना आया, वो यहाँ फिल कर सकते हैं। और बैंक के अलावा एनी अदर मोड में कोई कैश में आया तो यहाँ फिल कर सकते हैं। तो देखिए जो आप यहाँ पर फिल करेंगे थ्रू पे चेक, जो भी पैसा आपको यहाँ आया होगा आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम में देखिए सेक्शन 44AD के अंदर जो आपको एक परसेंटेज दिखाना है तो उस केस में आपको 6% दिखा देना है, कम से कम 6% दिखाना है। अगर एक्चुअल आपका उससे ज़्यादा हुआ है तो आपको वो दिखा देना है। अगर कैश में आपका कोई पैसा आया होगा एनी अदर मोड में तो उस केस में 8% ये कंसिडर कर लेगा। तो चलिए सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए
मेरे अकाउंट में जो पैसा आया है वो इस केस में वो 25,68,000 की सेल जो है की है और उसके अगेंस्ट पैसा आया है। इसी तरीके से कुछ पैसा कैश में भी आया है 1,09,876। तो ये जो 25,68,000 जो मेरे बैंक अकाउंट में आया है इसका मुझे मिनिमम 6% तो दिखाना ही दिखाना पड़ेगा अपना प्रॉफिट। तो मेरे केस में 6% से ज़्यादा है, तो मैं 4,56,000 का मुझे प्रॉफिट हुआ है तो वो मैंने दिखा दिया है। जो कैश वाला है 1,09,000 इसके केस में मुझे मिनिमम 8% दिखाना ही पड़ेगा, तो उसके से ज़्यादा प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है तो मैंने यहाँ पे 19,000 दिखा दिया। तो जो टोटल मैंने इनकम डिक्लेयर कर दी है, टोटल जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया है इस सेल के अगेंस्ट में या इस रिसिप्ट के अगेंस्ट में, वो 4,76,537 का प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, एक सेक्शन 44 ADA होता है। तो ये सेक्शन 44 ADA जो है वो प्रोफेशनल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। जो स्मॉल प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, वकील हो गया, कोई लॉयर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, कोई भी प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल सर्विसेज देता है, तो अगर उसके पूरे साल के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो वो 44 ADA के अंदर अपनी जो है एक इनकम डिक्लेयर कर सकता है। और यहाँ पर भी देखिए आप नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह मेंशन कर देंगे और यहाँ पे देखिए जो भी ग्रॉस रिसिप्ट होगी आप यहाँ मेंशन कर दीजिए, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके अंदर आपको मिनिमम 50% तो दिखाना ही होगा। सपोज करें अगर आपकी पूरे साल के अंदर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपये है तो आप यहाँ 10 लाख रुपये मेंशन कर दीजिए और यहाँ मिनिमम आपको 50% मीन्स 5 लाख रुपये तो कम से कम आपको यहाँ दिखाना ही होगा। लेकिन अगर एक्चुअल में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो आप यहाँ दिखा दीजिए। तो इसी तरीके से अगर प्रोफेशनल है तो वो दिखा सकते हैं। मेरे केस में प्रोफेशनल नहीं है, मेरे केस में बिजनेस का था, मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो अगर आपका प्रोफेशनल होगा तो आप यहाँ फिल नहीं करेंगे, डेटा यहाँ पे फिल कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसी तरीके से एक सेक्शन 44 AE होता है दोस्तों, गुड कैरियर के केस में अगर वो कोई केस है तो वो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। तो और थोड़ा नीचे आप आएंगे तो देखिए, जब नीचे आएंगे तो आपका देखिए टोटल आपने जो इनकम दिखाई थी बिजनेस प्रोफेशन से 4,67,537 वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अगर देखिए दोस्तों, अगर आपने GST नंबर भी ले रखा है तो वैसे तो जो GST की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपका जो टर्नओवर है, अगर आप बिजनेस करते हैं 40 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तब मैंडेटरी लेना होता है। बट अगर आपने वॉलंटरी भी ले रखा है तो उस केस में आप यहाँ पर GST नंबर मेंशन करके जो भी आपकी उस GST के सेल हुई है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने ले रखा है, नहीं ले रखा है तो आप इसको जो है ब्लैंक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे और आएंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी 31 मार्च 2022 में, मीन्स आपकी क्या लायबिलिटी थी और क्या एसेट्स थी। तो चलिए हम यहाँ फिल कर लेते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर मैंने दिखा दिया है 2,09,000 का। इसी तरीके से कुछ इन्वेंट्री है, देखिए दोस्तों मैं बिजनेस करता है स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो 3,10,000 की इन्वेंट्री है। कुछ डेटर है 1,54,000 की, कुछ कैश इन हैंड है 67,000। इसी तरीके से कुछ बैंक बैलेंस भी है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है मैंने फिल कर दी है। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आने के बाद इस शीट को वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए इस शीट में मेरी कोई एरर नहीं है, ये वैलिडेट हो चुकी है। अब मैं TDS वाली पे आ जाता हूँ। जैसे TDS पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ओके करने के लिए बोलेगा, आप इसको ओके कर दीजिए। अगर आपकी कुछ सैलरीड एम्प्लॉई हैं, आपका कुछ TDS कटा है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर सैलरी के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है, TDS आपका डिडक्ट होता है वो फिल कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए और शीट को वैलिडेट कर दीजिए। तो ये भी वैलिडेट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं IT पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही IT पे आऊँगा तो इस तरीके से आपको कुछ देगा, आप इसको ओके कर दीजिए दोस्तों, ओके कर दीजिए। कुछ आपका यहाँ एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कुछ कटा था तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिए, इसको वैलिडेट कर दीजिए। तो मेरी IT वाली शीट भी ओके हो चुकी है। अब मैं यहाँ TCS पे आ जाता हूँ। तो TCS में भी जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपको बोलेगा, तो आप इसको ओके कर दीजिए। तो कुछ TCS आपका कटा है तो आप डिटेल डाल सकते हैं, नहीं है तो इसको वैलिडेट कर दीजिए और ये शीट भी आपकी ओके हो जाएगी। अब देखिए आप आ जाइए पार्ट B ATI के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर आएंगे देखिए टोटल इनकम आपकी यहाँ इसने दिखा दी है। टोटल अपडेटेड इनकम मीन्स 4,85,000 की इनकम आ चुकी है आपकी दोस्तों। जो बिजनेस प्रोफेशन था आपकी उससे 4,76,000 की इनकम थी। उसके अलावा आपने इंटरेस्ट भी दिखाया था बैंक का कुछ 8,000 के करीब। तो टोटल आपकी 4,85,000 की इनकम आ चुकी है। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट डिटेल बोलेगा सेक्शन 140B के अंदर जो है अभी आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अभी आप सिंपली इसको जो है वैलिडेट कर दीजिए शीट को। तो जिसको भी वैलिडेट कर देता हूँ, ये भी वैलिडेट हो चुकी है। अब देखिए मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे जब आऊँगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जब मैं टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे आता हूँ तो देखिए मैं थोड़ा सा जब नीचे आता हूँ तो यहाँ पर कुछ मुझे डिटेल मिल जाती है, मेरे बैंक की डिटेल मिल जाती है। जो भी मेरी बैंक डिटेल थी वो यहाँ आ चुकी है। नीचे वेरिफिकेशन मेरा नाम आ गया है, फादर का नाम आ गया है। अब मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे इसको वैलिडेट कर रहा हूँ तो कुछ एरर है दोस्तों। इस शीट के अंदर इसने दिखाया है कि जो कैपेसिटी थी वो आपने नहीं डाली है और ना ही आपने यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन प्लेस फिल की है, किस प्लेस है। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ ये मैंने छोड़ दिया था दोस्तों, आई फर्दर डिक्लेयर्ड आई एम मेकिंग रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज। तो कैपेसिटी में मैं सेल्फ कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए प्लेस में मैंने कुछ नहीं फिल किया, तो प्लेस में मैं जो लोकेशन है वो फिल कर देता हूँ। यहाँ प्लेस मैंने फिल कर दिया। तो ये दोस्तों ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई थी तो उसने एरर दिखा दिया था। अब ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैंने फिल कर दिया। मैं दोबारा ऊपर आ जाता हूँ, अब इसको वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए ये वाली शीट भी मेरी ओके हो चुकी है। अब मैं 80D पे आ जाता हूँ दोस्तों। तो 80D में जैसे ही मैं आऊँगा तो 80D में ये पूछेगा वेदर यू और एनी योर फैमिली मेम्बर इज सीनियर सिटीजन। तो मेरे केस में ये नो हो जाएगा।
फिर फर्दर मैं नीचे आऊँगा, क्या आपके जो वन ऑफ योर पेरेंट सीनियर सिटीजन है, बिल्कुल है, तो यस कर देता हूँ। अब मैं इस शीट को वैलिडेट कर देता हूँ। तो ये शीट मेरी ओके हो चुकी है। 80G में दोस्तों मेरी किसी तरीके की डोनेशन है नहीं, तो इस शीट को मैं वैलिडेट कर देता हूँ। इसी तरीके से देखिए सारी शीट मेरी जो है वो वैलिडेट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं दोबारा से अपनी इनकम डिटेल के ऊपर दोस्तों आ जाता हूँ। अब इनकम डिटेल पर आने के बाद दोस्तों देखिए जो ये कैलकुलेट टैक्स है, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। कैलकुलेट टैक्स हो चुका है मेरा। अब देखिए जैसे ही मैं थोड़ा सा देखिए दोस्तों नीचे आऊँगा, तो जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा देखिए शीट को, तो देखिए जो टोटल इनकम है मेरी यहाँ पर इसने दिखा दी है 4,76,000 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो आपकी बिजनेस से इनकम थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब आप ये बीपी वाले शेड्यूल में इनकम फिल करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे टैक्स को, तो आपकी 4,76,000 की इनकम यहाँ पर आ चुकी है। सैलरी आपकी कुछ थी नहीं। इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग से था बैंक अकाउंट से 8976 का, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो 4,85,000 की आ चुकी है। अगर इसी तरीके से आपकी कोई आपने डिडक्शन आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है 80C से 80U, वो डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो टोटल इनकम आपकी 4,85,000 आ गई है। उसके ऊपर टोटल आपका जो टैक्स आ चुका है वो 11,776 आ चुका है। बट आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ये रिबेट के थ्रू लेस हो जाएगा। और देखिए अब आपको सेक्शन 234 के अंदर दोस्तों 1,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो लग गई है। अब ये 1,000 रुपये की पेनल्टी जो है आपको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी लग जाएगी। अगर 5 लाख क्रॉस कर जाती है तो 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस शीट को जो है वैलिडेट कर देते हैं। सारी शीटें हमने देख ली है, तो दोस्तों अब इस शीट को वैलिडेट कर देते हैं और ये शीट मेरी ओके हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आ जाता हूँ टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट पे। तो देखिए टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन वाली शीट पे ये जो आपका अमाउंट पेबल था ई पे टैक्स आपको यहाँ नजर आ जाएगा 1,000 रुपीज़। अब ये टैक्स जो है आपको पे करना होगा। आप डायरेक्टली यहाँ से भी पे कर सकते हैं, बट ये टैक्स ऑलरेडी देखिए दोस्तों मैंने पे किया हुआ है। मैं नीचे आ जाता हूँ, तो नीचे आ जाता हूँ तो देखिए ये मेरे को यहाँ दिखा रहा है टैक्स पेड अंडर सेक्शन 40B अभी 0 आ रहा है, मैंने पे नहीं किया है। टैक्स ड्यू जो है वो 1,000 रुपीज़ आपको यहाँ नजर आ जाएगा। तो अब आप जब तक ये 1,000 रुपीज़ का टैक्स पे नहीं पे करेंगे तो आपकी जो ये रिटर्न फाइल नहीं होगी। आप थोड़ा नीचे आ जाइए, तो देखिए ये 14 पॉइंट है टैक्स पेमेंट डिटेल्स। तो ये जो पेमेंट टैक्स की जो भी पेमेंट होती है अपडेटेड ITR के अंदर, वो सेक्शन 140B के अंदर दोस्तों होती है। अभी सेक्शन 140B के अंदर आप कैसे कैलकुलेट इसको कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर आप आई बटन में भी देख सकते हैं कि ये इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो चलिए अब ये जो भी मैंने ये ऑलरेडी 1,000 रुपये की पेमेंट जो ऑलरेडी कर रखी है, मैं यहाँ पर BSR कोड, इसका डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर और अमाउंट जो है वो फिल कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने ये सारी डिटेल फिल की दोस्तों, जो आपको यहाँ टैक्स ड्यू नज़र आ रहा था 1,000 रुपये, अब ये आपको 0 नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारी डिटेल मैंने यहाँ फिल कर दी है। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ और इस शीट को जो है वैलिडेट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मेरी ये वाली शीट भी वैलिडेट हो चुकी है। अब दोबारा मैं इनकम डिटेल पे आ जाता हूँ, और इनकम डिटेल पे आने के बाद एक बार फिर दोस्तों मैं जो है कैलकुलेट कर देता हूँ टैक्स को। तो मेरा टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो रहा है, टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं जो है दोस्तों जनरेट कर देता हूँ JSN फाइल को। तो जनरेट JSN पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मेरी जनरेट हो रही है JSN, और ये देखिए दोस्तों मेरी JSN जनरेट हो चुकी है। और जो JSN जनरेट हो चुकी है वो मेरी ऑलरेडी डेस्कटॉप पे जो है वो जो है ऑटोमेटिकली ही जो है वो फाइल सेव हो चुकी है। उस फाइल को भी देखिए दोस्तों, अब मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और अपना जो मेरा फोल्डर था, जो डेस्कटॉप पे मैंने फोल्डर बनाया था अपडेटेड ITR का, उसके अंदर मैंने ITR4 JSN फाइल को दोस्तों यहाँ पर सेव कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाइए। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ ई फाइल में चला जाऊँगा, इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा तो यहाँ से असेसमेंट ईयर मैं 22 से सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ आपको ये पूछेगा सिलेक्ट फाइलिंग टाइप। तो सिलेक्ट फाइलिंग टाइप में मैं जब आऊँगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A अपडेटेड ITR को सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये पूछ रहा है ऑडिटेड 44AB, ये नो कर दीजिए। अब मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है ऑडिट। अब ITR ये पूछे कौन सा टाइप है, तो मेरी ITR4 है दोस्तों। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो अब मैं जो मेरे JSN फाइल क्रिएट की है दोस्तों, उसको अटैच करने के लिए बोलेगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैंने डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया हुआ है अपडेटेड ITR4 का, इसके क्लिक कर देता हूँ। और ये जो मेरी JSN फाइल है ITR4 देखिए दोस्तों, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ITR4 मेरी ये वैलिडेट हो रही है, और ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो मेरी यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। अब वेरिफिकेशन आप यहाँ से अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, आधार OTP से कर सकते हैं। तो वो सारा प्रोसेस आप कंटिन्यू करके, जैसे आप आधार OTP से कर सकते हैं या अपने बैंक अकाउंट से इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं, वो कर दीजिए दोस्तों। तो अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। सारा प्रोसेस मेरा हो चुका है। अब देखिए फाइनली मेरी जो अपडेटेड ITR है दोस्तों, ITR4 वो फाइल हो चुकी है, और मुझे सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। तो देखिए दोस्तों, आप भी इस तरीके से अपनी ITR4 को जो है फाइल कर सकते हैं, ITRU फाइल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।